एक गांव में भोला अपनी पत्नी ललिता के साथ रहा करता था। भोला के 3 बेटे और एक बेटी थी। भोला के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वो अपना गुजर बसर किया करता था। भोला के बेटे भी खेती में भोला की मदद करते थे। बेटों, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, तुम्हें उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। अगर हम धीरे धीरे करके कुछ रुपए जोड़ेंगे तो 1 साल में इतना इकट्ठा हो जाएगा जिससे हम रूपा की शादी धूमधाम से कर सकेंगे और उसके बाद तुम्हारी भी शादी होगी। इसीलिए मेरे बच्चों, अब तुम्हें कोई काम तलाश कर लेना चाहिए। पिताजी, हम आपके साथ खेत में काम तो करते हैं, फिर हम अब और क्या काम करें? बेटा, इतनी सी जमीन पर खेती करके कुछ नहीं होगा। उससे केवल हम अपने घर का गुजारा ही कर सकते हैं। शादी विवाह में बहुत खर्चा होता है। मैं चाहता हूँ रूपा की शादी किसी अच्छे घर में हो जहाँ किसी भी चीज की कमी ना हो। पिताजी, अच्छे घर में शादी करने के लिए अच्छे पैसे भी होना चाहिए। बेटा, तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम कोई काम तलाश करो जिससे घर में पैसा आए। खेती तो मैं अकेले भी कर लूंगा। ठीक है पिताजी, हम काम तलाश करेंगे, आप परेशान मत होइए। अगले दिन भोला के तीनों लड़के काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन किसी को भी काम नहीं मिलता। जब शाम को वो घर आते हैं तो भोला पूछता है कि बेटा कहीं काम मिला या नहीं। बेटा, कहीं काम मिला कि नहीं? नहीं पिताजी, कहीं भी कोई काम नहीं मिला। बहुत काम तलाश किया लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। मिल जाएगा, काम मिलने में थोड़ा समय लगता है। काम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगले दिन तीनों फिर काम की तलाश में निकल जाते हैं। तीनों बहुत सी जगह थक के खाते हैं, बहुत से लोगों से काम मांगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं देता। शाम होने पर तीनों भाई घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो प्यास की वजह से मरा जा रहा था। जब उस बूढ़े आदमी ने तीनों भाइयों को देखा तो उसके शरीर में जान आ गई। वो जल्दी से भागकर उनके पास गया और कहने लगा, अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पिला दो। मैं बहुत प्यासा हूँ। मैंने इस जंगल में बहुत पानी की तलाश करी लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अभी मेरा सफर बहुत लंबा है। बगैर पानी पिए मैं आगे का सफर तय नहीं कर सकता। बूढ़े की बात सुनकर छोटे भाई मुकेश ने बूढ़े को पानी दे दिया। पानी पीकर वो बूढ़े आदमी ने तीनों भाइयों को बहुत दुआएं दी और फिर अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर उन्हें दे दिया। मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस चांदी के सिक्के के। इसे तुम रख लो, ये सिक्का तुम्हारे बहुत काम आएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। बड़ा भाई कमलेश अपने छोटे भाइयों से कहता है, अरे, बड़ा बेवकूफ आदमी है जो पानी के बदले हमें एक चांदी का सिक्का दे गया। भैया, मुझे लगता है ये सिक्का नकली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना आज के जमाने में कोई किसी को बिना मतलब के कुछ नहीं देता। वैसे ये चांदी का सिक्का तो बहुत ही बड़ी चीज है। अरे मेरे भाइयों, एक बार हमें ये सिक्का सुनार के पास ले जाना चाहिए। क्या पता ये सिक्का असली हो। तुम ठीक कहते हो सुरेश, एक बार सुनार के पास जाने में क्या जाता है। तीनों भाई सिक्का लेकर सुनार के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, हमें अपना ये चांदी का सिक्का बेचना है, क्या कीमत मिल जाएगी इस सिक्के की? सिक्का लेकर सुनार सिक्के की अच्छी तरह जांच करने लगता है और फिर कहता है, मैं इस सिक्के के तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूँ। 20 रुपए? 20 रुपए तो बहुत कम है सेठ जी। मैं आपको ये सिक्का 50 रुपए में दे सकता हूँ, उससे कम नहीं दूंगा। अगर चाहिए तो बता दीजिए, वरना मैं कहीं और बेच दूंगा। देख भाई कमलेश, 50 रुपए में कोई इस चांदी के सिक्के को नहीं खरीद सकता। अगर कोई इसे 50 रुपए का खरीद ले तो मैं आज ही अपना सुनार का काम छोड़ दूंगा। तो फिर आप ही सही दाम दे दीजिए इस सिक्के का, तभी मैं आपको ये चांदी का सिक्का दे सकता हूँ। 40 रुपए लेना है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। चलो ठीक है, दे दीजिए 40 रुपए।
40 रुपए लेकर तीनों भाई खुश होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे ये सिक्का तो वाकई चांदी का था, मैं तो इसे नकली समझ रहा था। तीनों भाई 40 रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। उधर भोला अपने बेटों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तीनों भाई घर पहुंचते हैं तो भोला उनसे कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चों, कहीं काम मिला कि नहीं? पिताजी, काम तो कहीं नहीं मिला, लेकिन आज हमें एक बूढ़ा आदमी मिला था। वो बहुत प्यासा था, हमने उसे पानी पिला दिया। उसके बदले उस बूढ़े आदमी ने हमें एक चांदी का सिक्का दिया था, जिसे हमने 40 रुपए में एक सुनार को बेच दिया। बेटा, वो बूढ़ा आदमी कौन था जो तुम्हें पानी पिलाने के बदले एक चांदी का सिक्का दे गया? पिताजी, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो तो बता रहा था कि उसका सफर बहुत लंबा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी कहीं दूर का रहने वाला हो। भोला अपने बेटे से 40 रुपए लेकर अपनी पत्नी को दे देता है और अपनी पत्नी से कहता है, ललिता, इन पैसों को संभाल कर रखना, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। सभी आपस में बात कर रहे थे कि उतने में भोला का प्रिय मित्र श्याम आ जाता है। वो भोला से कहता है, अरे भोला, मिठाई का इंतजाम कर ले, तेरी बेटी रूपा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पास वाले गांव के जमींदार के बेटे का। जमींदार जी को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। वो अपने एक लौते बेटे का विवाह रूपा से करना चाहते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? रूपा इतनी खूबसूरत है, कोई भी भाग कर शादी कर लेगा। अब तुम जल्दी से शादी की तैयारी करो। श्याम भैया, जमींदार की मांग क्या है? मांग जांच तो जमींदार जी ने मुझे नहीं बताई, लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, हर कोई उन्हें सलाम करके चलता है। दहेज तो सही सलामत ही देना होगा। मुझे दहेज देने की कोई फिक्र नहीं है। चाहे रूपा की शादी में जितना चाहे उतना पैसा खर्च हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं रूपा की शादी किसी बड़े घर में करूं, और मुझे चाहे उसके लिए अपनी जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन मैं रूपा की शादी में जी खोल के पैसे खर्च करूंगा। आप जरा एक बार सोचिए, हमारे 3 बेटे हैं। अगर आप जमीन बेच देंगे तो इनका क्या होगा? ये कैसे गुजारा करेंगे? कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे? अरे भाग्यवान, इन्हें ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। जब रूपा की शादी जमींदार के बेटे से हो जाएगी तो ये जमींदार के यहाँ काम कर लेंगे। जमींदार साहब इन्हें अच्छा काम दे देंगे, इन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक बार रूपा का विवाह जमींदार के घर में हो गया तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ, पिताजी सही कहते हैं। आम आदमी के पास काम हो तो जमीन कभी भी खरीद लो। बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें बता देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता कि हमारी जमीन बिके। रूपा का रिश्ता जमींदार के बेटे के साथ तय हो जाता है। भोला अपनी जमीन बेच देता है और फिर बड़ी ही धूमधाम से रूपा की शादी जमींदार के बेटे से कर देता है। रूपा अपने ससुराल चली जाती है। रूपा के जाने के बाद भोला के घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। जमीन का जो टुकड़ा था जिस पर खेती करके उसका घर चलता था, वो भी अब बिक चुका था। उधर शादी के बाद रूपा में बहुत घमंड आ चुका था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उसे अपनी मालदारी पर बहुत ही गुरूर होने लगा था। अब तो वो अपने मायके भी नहीं जाती थी, क्योंकि वो अपने घर वालों को गरीब और भिखारी समझने लगी थी। एक दिन ललिता अपने पति से कहती है, ऐसे कैसे गुजारा होगा? घर में एक पैसे भी नहीं है और तुम्हें भी कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसे तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ललिता, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं आज कमलेश को रूपा के पास भेजूंगा काम की बात करने। मुझे पूरी उम्मीद है रूपा जमींदार जी से बात करके जरूर इन तीनों को कोई काम दिलवा देगी। कमलेश अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे से कहता है,
बेटा कमलेश, तू अपनी बहन रूपा के घर जा और उसे अपने घर की स्थिति बता और उससे कहना कि हम तीनों भाइयों के लिए कोई काम हो तो हमें काम पर रख ले। अपने पिता के कहने पर कमलेश अपनी बहन के घर चला जाता है। एक नौकर रूपा से जाकर कहता है, दीदी, बाहर एक आदमी खड़ा है, देखने में बहुत गरीब मालूम पड़ता है, अपना नाम कमलेश बता रहा है, वो कह रहा है कि वो आपका भाई है। अंदर भेज दो उसे। अपने भाई की हालत और कपड़े देखकर रूपा गुस्से में कहती है, भैया, जब आपको मेरे पास आना ही था तो ढंग के कपड़े पहन कर आते। ये तुम कैसे कपड़े पहन कर आए हो? कोई देखेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी कि ये भिखारी सा दिखने वाला आदमी मेरा भाई है? रूपा की बातें सुनकर कमलेश उदास होकर कहता है, बहन, तू कपड़ों की बात करती है? यहाँ तो खाने तक के लाले पड़े हैं। जब से तेरी शादी करी है, घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब तो पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं, उनकी दवाइयाँ खरीदने को भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो तुम मुझसे पैसे लेने आए हो पिताजी की दवाई के लिए? नहीं बहन, पैसे नहीं लेने आया हूँ, मैं तो काम की तलाश में आया हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ कोई काम हो तो हम तीनों भाइयों को अपने यहाँ काम पर रख लो। हमने बहुत सी जगह काम तलाश किया, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। अब केवल तुम ही हमें अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे सकती हो। मैं भला तुम्हें क्या काम दे सकती हूँ? यहाँ तो पहले से ही बहुत नौकर हैं। अब हमें और नौकरों की जरूरत नहीं। भैया, तुम घर जाओ और कभी यहाँ आओ तो ढंग के कपड़े पहन कर आना। अपनी बहन की बात सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में कमलेश अपने घर पहुँच जाता है। बेटा, आ गया तू? रूपा कैसी है? वो ठीक तो है ना? तेरी तो खूब खातिरदारी करी होगी, है ना? तुझे देखते ही रूपा खुश हो गई होगी कि मेरा भाई पहली बार मेरे घर आया है। अपनी माँ की बात सुनकर कमलेश चुप हो जाता है। वो अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता। कमलेश को चुप देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या रूपा वहाँ खुश नहीं है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपा बहुत खुश है, उसे वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, बल्कि मुझसे कह रही थी, भैया, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आए हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये भिखारी सा दिखने वाला आदमी मेरा भाई है। कमलेश विस्तार से अपनी माँ को सारी बात बताता है। कमलेश की बात सुनकर ललिता कहती है, जिसके लिए हमने अपनी जमीन बेच दी, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो, आज वो इतनी बदल गई कि अपना ही भाई उसे भिखारी दिखाई देता है। उसने तुझे एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। आखिर इतनी निर्दयी कैसे हो गई है रूपा? पानी तो अनजान आदमी को भी पिला देते हैं, और तू तो उसका सगा भाई था। काम के लिए क्या कहा उसने? उसके यहाँ पहले से ही बहुत नौकर मौजूद हैं और अब उसे और नौकरों की जरूरत नहीं है। क्या रूपा ने तुझे नौकर कहा? रूपा की बातें सुनकर ललिता को बहुत अफसोस हुआ। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रूपा शादी के बाद इतनी बदल जाएगी। ललिता सारी बात अपने पति को बताती है। ललिता, तू ये क्या कह रही है? रूपा कभी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई बात है। मुझे रूपा के पास जाकर मालूम करना चाहिए। मैं कल रूपा के पास जाऊंगा। अगले दिन भोला रूपा के घर जाता है। अपने पिताजी को देखकर रूपा मुंह सिकोड़ लेती है और अपने पिताजी से कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? कल कमलेश भैया आए थे। मैंने तो उनसे कह दिया कि हमें नौकरों की जरूरत नहीं, यहाँ पहले से ही बहुत नौकर मौजूद हैं। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर भोला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी जान ही निकाल ली हो। भोला काफी देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो रूपा से बोला, बेटी, मैं तेरा बाप हूँ। मैंने तुझे बहुत प्यार से पालकर बड़ा किया है। मैंने तेरे लिए अपनी जमीन बेच दी ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो, और तू आज हमें नौकर बता रही है? पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को नौकर नहीं बता रही हूँ।
मैं तो बस आपको अपनी औकात दिखा रही हूँ। वैसे भी अगर काम करने वालों को नौकर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? देखो पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे घर आओ। मेरे घर बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता है। मुझे शर्म आती है आप लोगों को अपना घर वाला बताने में। कल कमलेश फटे पुराने कपड़े पहन कर आया था और आज आप भी ऐसे ही कपड़े पहन कर आए हैं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर भोला की आंखें भर आती है। वो चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था और आज उसी बेटी ने नौकर बताकर उसे घर से निकाल दिया, जिसकी खुशी के लिए उसने अपने बेटों की खुशी भी छीन ली। आज उसी बेटी ने बेइज्जत करके उसे अपने घर से निकाल दिया। ना जाने ऐसे अनगिनत ख्याल भोला के दिमाग में चल रहे थे। किसी तरह भोला घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, रूपा से बात हुई आपकी? भोला अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अंदर कमरे में जाकर चिंता में चारपाई पर लेट जाता है। अपने पति को ऐसी हालत में देखकर ललिता समझ जाती है कि जरूर रूपा ने अपने पिता से कुछ कहा है। अगले दिन जब भोला चारपाई से उठता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, जब से आप रूपा के घर से आए हो ना तो आपने कुछ खाया है और ना ही आप किसी से बात कर रहे हो। ललिता, रूपा बिल्कुल बदल गई है। अब वो पहले की तरह नहीं रही। वो नहीं चाहती कि हम लोग उसके घर जाएं। अब तुम रूपा को भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हो जी? रूपा हमारी बेटी है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? उसने नादानी में बोल दिया होगा। उसे अभी बात करने की समझ नहीं है। वो 22 साल की हो गई है, बच्ची नहीं रही। सब जानती है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं अपने पूरे जीवन में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ जितना उसने किया है। एक बेटी के होते हुए उसने मुझे इस तरह दुत्कार दिया जैसे मैं उसका कुछ लगता ही नहीं हूँ। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और आज वो हमसे इस तरह बात कर रही है। ये कहते कहते भोला रोने लगता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। जब भोला के घर की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, भोला अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे बच्चों, तुम तीनों अच्छी तरह से जानते हो घर के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। घर में इस समय कुछ नहीं है। अब ऐसे काम नहीं चल सकता। हमें मिलकर कोई काम करना होगा जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। लेकिन पिताजी, हम क्या करें? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है जिससे हम कोई काम शुरू कर सकें। अरे कमलेश भैया, वो जो हमने चांदी का सिक्का बेचा था 40 रुपए में, वो रुपए पिताजी ने माँ को दिए थे। अरे हाँ, उन रुपयों को तो हम भूल ही गए थे। तुमने बिल्कुल सही समय पर याद दिलाया। उन रुपयों का, जाओ जल्दी से उन रुपयों को निकाल कर लाओ। ललिता उन रुपयों की थैली निकालती है। जैसे ही मुकेश रुपयों की थैली खोलता है, उस थैली में रुपए नहीं होते, बल्कि रुपयों की जगह सोने के सिक्के होते हैं। सोने के सिक्के देखकर भोला के होश ही उड़ जाते हैं। अरे भाग्यवान, इस थैली में ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? कमलेश अपने पिता से थैली लेकर सिक्के देखने लगता है। पिताजी, ये तो सोने के सिक्के हैं। क्या सोने के सिक्के? मैंने तो इस थैली में रुपए रखे थे, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? माँ, ये सब उन बूढ़े बाबा का चमत्कार है जिनको हमने पानी पिलाया था। उन्होंने हमसे कहा था कि ये सिक्का मजबूरी में तुम्हारे बहुत काम आएगा। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। मुझे लगता है वो बूढ़े बाबा कोई पहुँचे हुए साधु थे। सोने के सिक्के देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उन बूढ़े बाबा का धन्यवाद करते हैं। कुछ ही दिनों में भोला बहुत अमीर हो जाता है। उसके अमीरी के चर्चे आसपास के गांव में फैल जाती है। जब रूपा को अपने पिता की मालदारी का पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने पति से कहती है, आखिर पिताजी इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो उनके पास कुछ नहीं था, फिर ये अचानक चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई गहरा राज है
तुम्हें अपने पिता से उनकी मालदारी का राज पूछना चाहिए। मैं पिताजी के पास कैसे जाऊं? मैंने तो उन्हें गरीब भिखारी कहकर अपने ही घर से लौटा दिया था। रूपा, अगर तुम्हें उनकी मालदारी का राज मालूम करना है तो तुम्हें कैसे भी करके उनके पास जाना ही होगा। अपने पति के कहने पर रूपा अपने मायके चली जाती है। जब ललिता रूपा को अपने घर में देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि जिस दिन से रूपा की शादी हुई थी उस दिन से रूपा आज पहली बार अपने मायके आई थी। रूपा, यूं अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने चली आई। माँ, अब तो आप लोगों ने काफी बड़ा घर बना लिया है। भैया और पिताजी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो खेत पर गए हैं, बस आते ही होंगे। रूपा, तेरे पिताजी तेरे से बहुत नाराज हैं। तूने उन्हें गरीब भिखारी नौकर कहा था और अपने घर से भगा दिया था। तेरी बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभती है। बेटी, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? वो तो तेरे पिता हैं, तुझे उनका सम्मान करना चाहिए था। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में भोला और उसके बेटे आ जाते हैं। अपने पिता को देखकर रूपा रोने लगती है। पिताजी मुझे माफ कर दो। ना जाने मैंने आपको क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो पिताजी। अपनी बेटी को इस तरह रोता देखकर भोला का पत्थर दिल जैसे मोम की तरह पिघल जाता है। मेरी बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। मैंने तुझे माफ किया। पिताजी, दरअसल मैं यहाँ आपकी मालदारी का राज जानने आई थी, लेकिन माँ की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे सुख के लिए खुद दुख झेला, और मैंने आप लोगों के साथ कितना अन्याय किया। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। बेटी, गलती इंसान से होती है और जो अपनी गलती को सुधार लेता है वो महान होता है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर सभी मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।